नमस्कार, G18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान जारी है। हम लगातार इसी मुद्दे पर, इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम तरीके के जो पहलू हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इसी लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रदीप रावल जी, जिनके वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके साथ हम लोकसभा चुनाव 2024 के जो अहम पहलू हैं तमाम अलग अलग तरीके के, उन पर चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वोटर टर्नआउट की ही बात कर लें, 3 बजे तक का जो अब तक का अपडेट आया है, लगभग 50% के आसपास वोटिंग हुई है। पहले 2 चरणों की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट और सेकंड फेज में बात कर लें, तो उस वक्त भी वोटर टर्नआउट लगभग कमोबेश कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता है। 50% मतलब बहुत कम ही माना जा सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर, इतनी कम जो वोटर टर्नआउट हुआ है उस पर? देखो, जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टियों ने इस सिचुएशन जो लोकशाही की है उसके अंदर जिस तरह का प्रचार किया है, ज़्यादा तरीके से भाजपा ने जो बड़े बड़े कहीं मीडिया के ऊपर और डिबेट्स के अंदर और कई प्रशासनों से जिस तरह का प्रचार किया था, तो लोगों को लगता था, हमें भी ऐसा लगता था कि इस बार ये लोकशाही का पर्व सभी लोग, जनता उसमें साथ जुड़ेगी। जी। और लगता है कि इस गर्मी के हीट वेव के अंदर 12 बजे से पहले शायद 30% के ऊपर हो जाएगा, जी। 50% तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखने मिला नहीं हमें। जी। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ऐसी है कि इसमें इस बार कई फैक्टर्स है, जो हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दे आते हैं, तो कहीं ऐसे फैक्टर के जिनकी वजह से ये भी देखा जाता है कि कहीं जाति वर्गों में बटा हुआ कहीं लोगों ने भी चुनाव में साथ नहीं दिया है, ऐसा लगता है जी। अभी भी। प्रदीप जी, जो इतना कम वोटर टर्नआउट देखने को मिला है, क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे जो कई सारे प्रमुख मुद्दे आप भी बात कर रहे हैं, तो क्या आखिर वो प्रमुख वजह रही होगी जिसकी वजह से लोगों में, क्या गर्मी की वजह से? क्योंकि हालांकि जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं ताकि जो वोटर है वो सुगमता से, आसानी से वोटिंग कर सके, लेकिन आखिरकार क्या कुछ वजहें प्रमुख तौर पर आपको नजर आती हैं? कुछ अगर 5 पॉइंट में मैं जानना चाहूँ कि क्या प्रमुख वो मुद्दे होंगे जिनकी वजह से टर्नआउट बढ़ नहीं पा रहा या बढ़ा नहीं अब तक? देखो, मैं तो ऐसा मानता हूँ, पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने इस बार कहीं सहूलत है, यानी जितने भी बूथ पॉइंट है उसके ऊपर जो लोकल्स गवर्नमेंट जो है, इनको चुनाव जो कमिश्नर होते हैं उन लोगों को आदेश दिया था कि वहाँ उसको ठंडा पानी मिले या छाछ जैसी चीज़ मिले, और उसको पिकअप ड्रॉप के लिए भी कोई रैपिडो नाम की कंपनी है, इनके साथ ये चुनाव कमिश्नर ने बैठक किया था, और उन्होंने कई स्टेटों में काम भी दिया है कि जो ड्रॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से वो भी सुविधा के किया था। लेकिन ऐसा कुछ इसलिए दिखने नहीं मिला कि यहाँ थोड़े प्रमुख मुद्दे, जातियों के अंदर थोड़ा घर्षण हो चुका था, और कहीं जाति वैसी मानती थी कि हमें इस पार्टी को वोट नहीं देना है, हमें इस पार्टी को देना है। तो इसमें ऐसे दिखता है कि अभी तक भी जितना कम भी वोटिंग हुआ है उसके अंदर भी कोई ऐसे पर्टिकुलर जातिवाद के ऊपर ये चीज़ गई है कि जिन लोगों ने, एक ऐसी जाति है जिन्होंने क्षत्रिय, मैं आपसे बता देता हूँ, क्षत्रियों ने इस बार मुझे लगता है कि हर जगह पे काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। वो अपनी राजवी परंपरा के अनुसार अपनी वेशभूषा में आके भी इन्होंने वोटिंग किया है, लेकिन वो पता नहीं चलता, क्योंकि कहीं ऐसी अपील भी आई थी कि भाई हम सब कुछ भुला के राष्ट्र प्रेमी बन के हमें वोटिंग करना है और इनको वोट देना है, ऐसी भी अहम बातें आई थी। प्रदीप जी, आप क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं, तो अब बात निकली है तो मेरा पूछना लाजमी हो जाता है। रूपाला जी की अगर हम बात करें, उनका एक बयान जो क्षत्रिय समाज को लेकर, उन्होंने राजपूत राजाओं को लेकर के जिस तरीके से जो बयान दिया, वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी विरोध देखने को मिला। क्षत्रिय समाज चाहता था कि रूपाला जी को वोट ना मिले, पुरुषोत्तम सिंह रूपाला, लेकिन अंत अंत तक बीजेपी ने उन्हीं को वोट दिया है, उन्हीं, माफ कीजिएगा, उन्हीं को कैंडिडेट बनाया है। तो क्या लगता है कि उसकी वजह से भी कुछ असर पड़ सकता है इस बार चुनाव में? मेरा ऐसा मानना है कि पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और एक्सपीरियंस पर्सन, एक ऐसे नेता है जो केंद्रीय मंत्री के नाते भी है, और वो अमरेली ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आते हैं।
काफ़ी पार्टी ने इनको बड़ा मौका दिया है और उनका जो हमारी जो गुजरात की जो लैंग्वेज है और गुजरात के जो घरेलू बातें करने की जो रीत रस्म है, इससे काफ़ी रूपाला जी की स्पीच से लोग प्रभावित है। जी। और इसकी वजह से रूपाला ने बात बात के अंदर अपने भाषण के अंदर एक क्षत्रिय समाज के सामने रोटी बेटी ऐसे कोई वर्ड है, इनकी बातें में झूठी बातें बता दिया, जिससे क्षत्रिय पूरा समाज भड़क उठा। जी। हालांकि रूपाला जी वो भी पाटीदार समाज से आते हैं और पाटीदारों ने तो अभी अभी 51 रजवाड़ों का सम्मान किया था, तो हमें ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा हो चुका है क्षत्रियों और पाटीदारों के बीच में, तो चुनाव थोड़ा बहुत अच्छा मजा आएगा। लेकिन क्षत्रियों ने एक हमला बोल दिया और उसके अस्मिता सम्मेलन मेरे ख्याल से गुजरात के हर कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला और काफ़ी मात्रा में लोग आए और इन्होंने कहा कि ये हम वापस नहीं लेंगे। और रूपाला जी ने जो माफ़ी की बात किया था, पार्टी भी कहने लगी कि भाई रूपाला जी को माफ़ कर दो, रूपाला जी भी बोलते थे कि हमको माफ़ कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता क्षत्रियों ने उसे ज़्यादा माफ़ किया है। लेकिन जो भाजपा के क्षत्रिय है, जिनको कई लोग भाजपूत भी कैसे जैसे राजपूत कहते हैं ऐसे, तो ऐसे लोगों ने भी बयान दिया कि हमें चलो सब कुछ भुला के उसको माफ करके राष्ट्र हित में मोदी जी को वोट देना है। लेकिन फिर भी अस्मिता सम्मेलन लास्ट एंड तक चला, तो ये तनाव के अंदर भी मुझे लगता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसमें से काफ़ी मतदान कम हुआ है और प्रेशराइज मतदान जो है वो मेरे को लगता है आज के ये आंकड़े तो मुझे प्रेशराइज मतदान का लगता है। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि क्षत्रिय समाज की वजह से भी कहीं ना कहीं ये वोटर टर्नआउट प्रभावित लगता है, और जो सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं वो 2 सम्मेलन जो विरोध प्रदर्शन के तौर पर है क्षत्रिय समाज ने किया है। अब अगर ये माना जाए कि पुरुषोत्तम सिंह रूपाला को राष्ट्रहित का, जैसे आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर अगर वोट देते हैं लोग, अगर पुरुषोत्तम सिंह रूपाला को जीत मिल जाती है तो वैसी परिस्थिति में क्या क्षत्रिय समाज का अगला स्टैंड हो सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अभी अभी दौरा किया था, आज भी चुनाव देने भी वो आए थे और मोदी जी के विकास की बातों में मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग प्रभावित भी है और होना भी चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, वो तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन कहीं नीतियाँ है, कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो आज कांग्रेस ले रही है, उसमें से कहीं वो लोग भी सच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि इतना विकास हुआ है तो इतनी महंगाई क्यों है, इतनी रोजगारी क्यों है। जो परसेंटेज जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो ऐसे कोई ठीक नहीं लगता। ये तनाव के अंदर समझो कि सामने कोई है नहीं कैंडिडेट्स, या तो कोई स्ट्रेंथ नेतागिरी नहीं है, इसकी वजह से मोदी जी के कहने पर अगर किसी ने वोट दे दिया और रूपाला जी जीत भी अगर जाते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षत्रिय समाज का जो रोष है वो कहीं ना कहीं भड़का हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसी अनबने होती रहेगी और मुझे नहीं लगता कि ये इतना ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के भी एक यंग एनर्जेटिक जो परेश दानाणी वो रूपाला के सामने लड़ रहे हैं, वो भी पाटीदार समाज से, कांग्रेस में उसका भी काफ़ी प्रभुत्व है। इज अ यंग, वो अपोजिशन लीडर भी हमारी विधानसभा में गुजरात के रहे हैं और उसका वो भी पिछले कई टर्म से जीतते आ रहे हैं और वो अमरेली से है। रूपाला भी अमरेली से है, लेकिन लोगों का कहना था अगर रूपाला को भाजपा को लड़ाना था तो अमरेली से क्यों नहीं लड़ाया। लेकिन मुझे लगता है कि अमरेली में काफ़ी उनकी नाराजगी हो सकती है, जिनकी वजह से ये मोदी साहब ने और अमित शाह ने ये सौराष्ट्र के अंदर इस बार राजकोट की जो सीट यानी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर राजकोट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव लाने के लिए ये रूपाला जी को वहां पे रखा और बाकी की सभी नेतागिरी को चुप कर दिया और उनको कहा कि तुम्हें कैसे भी करके इनको जिताना है। तो राजकोट वासियों के और राजकोट जिले के लोगों के ऊपर भाजपा के ये एक बड़ा दबाव है कि कैसे भी करके तुमको रूपाला को जिताना है। अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो पार्टी के अंदर सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण थोड़ा राजकोट का बढ़ जाएगा, लेकिन तनावपूर्ण बात तो रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर तनावपूर्ण हालात बने रहेंगे तो क्या केंद्रीय स्तर पर ये तनाव प्रभाव डाल सकता है? आपको लगता है क्या क्षत्रिय समाज इतना महत्वपूर्ण होगा या इतना प्रभाव डालने में कामयाब होगा कि केंद्रीय स्तर पर उसकी परेशानी, पार्टी को, बीजेपी को खास तौर पर परेशानी देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है?
देखो, मैं एक बात और भी कहता हूँ कि मोदी जी हमेशा पिछले 10 साल के शासन में मैंने देखा है कि वो कुछ न कुछ बदलाव हर कोई जगह पे लाना चाहते हैं। जी। वो अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लाए। एक ऐसा इतिहास भी बना है कि गुजरात में भाजपा की पूरी सरकार को एक ही रात में उन्होंने चेंज कर दिया और फिर भी शासन चलाया। आज भूपेंद्र भाई पटेल है, इससे पहले ये विजय रूपाणी थे, वो भी राजकोट से थे, फिर भी ये चली और बहुत सक्सेस अभी चलाते भी है। और बात यह है कि अगर क्षत्रिय समाज इतना नाराज है, लेकिन इनकी स्टाइल कुछ अलग है मोदी जी की। मोदी जी इस बार आए जामनगर में सभा करने से पहले वो जाम साहब को घर पे मिलने गए, उसके पांव पड़े, उन्होंने पगड़ी भी सम्मान भी किया। तो यानी वो लोगों को एक निर्देश देखना चाहते हैं कि मैं हर कोई जाति को आराम से अपनी जगह किस तरह लेना है वो मुझे आता है, आप सिर्फ सब्र करो, ऐसे वो कहना चाहते हैं। इसका अंदाजा है। और हमने वो भी दिखाया कि पिछली बार देखो आप, तो राज्यसभा के सांसद के अंदर इन्होंने एक राजवी को लिया भी है। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों को स्थान भाजपा ने नहीं दिया है, लेकिन स्टाइल मोदी जी की ये रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सभी देख के करते हैं। इसलिए ये चुनाव के बाद भी आपको ये केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है या केंद्रीय जितनी नेतागिरी है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं अच्छे क्षत्रिय को बैठने की जगह भी मिलेगी। अगर भाजपा में वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। अगर ज़्यादा नाराज़गी दिखाएंगे तो मोदी जी, मुझे लगता है कई लोगों को आज तक इन्होंने साइड किया है, जो हम आज भी देखते रहते हैं कि जिनका आज भी कहीं पर स्थान नहीं है। इसीलिए कि क्षत्रिय समाज को भी ये देखना चाहिए कि थोड़ा मोदी जी का हालात क्या है, और थोड़ा सब्र करके अगर वो सपोर्ट देते हैं इस इलेक्शन में, तो जरूर क्षत्रियों को केंद्रीय के नेतागिरी में भाजपा समा सकती है। चलिए, ये तो रही पुरुषोत्तम सिंह रूपाला की बात। अगर दूसरे वीआईपी कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इस बार के चरण में, तीसरे चरण के चुनाव में कई प्रमुख चेहरे हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। क्या लगता है कि कितना प्रभावी हो सकता है उनका जो वोटर टर्नआउट है, जो लोगों का जो नेता हैं उनका काम, और क्या कुछ जो मोदी अब की बार 400 पार के नारे और मोदी की गारंटी, तमाम तरीके के जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या जनता को लुभाने में बीजेपी इस बार फिर से एक बार कामयाब हो पाएगी? देखो, मैं मीडिया का आदमी हूँ और 37 साल हो गए हैं मेरा मीडिया में, तो मुझे इतना तो पता चलता है कि कहना पड़ता है और रियलिटी बहुत अलग अलग स्तर पर है। 400 पार अब की बार जो बोलते हैं, अब की बार 400 पार और 5 लाख के ऊपर वोट, ये भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल जी ने ये नारा सबसे पहले किया। और पूरे गुजरात के अंदर इसका काफ़ी प्रचार लंबे टाइम से करते हैं कि अब की बार 400 पार और 5 लाख से ऊपर हमारा सांसद वोटें जीतेगा और 26 सीट हमारी होगी। लेकिन ये जो क्षत्रिय के जो हालात बने, रूपाला जी की जो बयानबाजी और जो पार्टी के अंदर कई जगह पर जो जिस तरह की टिकटें बांटी गई, यानी कांग्रेस से जो लोग आए उसको सीधा टिकट दे दिया, यानी ये डिफरेंट टाइप का जो न्यू पॉलिटिक्स जिसको जो एंटर किया है मोदी जी ने, इससे काफ़ी बुद्धिजीवी लोग वो प्रभावित नहीं हुए, यानी नाराज है। इनका भी बहुत कुछ असर पड़ेगा। और इसकी वजह से जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे और जो फ्रंट बोलने वाले थे और जिनकी छवि अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़िया है, पूरे गुजरात में भी प्रभाव है, ऐसी कहीं जगह है जहां भाजपा का आज भी इतना देखना नहीं मिलता है। चुनाव में भी काफ़ी नाराजगी अभी भी दिख रही है कि जहां कांग्रेस के लीडर लीड करते रहेंगे वो भी कहीं कहीं नजर आते हैं। आपने बात की जिस तरीके से जो रणनीति बदली है पार्टी ने, या फिर जो कांग्रेस या कहे कि दूसरी विचारधारा के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए उनको सीधे तरीके से टिकट दे दिया गया, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है इसके बाद कि कल तक आप विरोध कर रहे थे, कल तक आप एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, आज जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, आपके सारे विरोधाभास खत्म हो गए हैं, सारे विरोध खत्म हो गए हैं और आप उनको यहाँ तक साथ दे रहे हो कि चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से टिकट दे रहे हो, तो शुचिता का कहीं ना कहीं अभाव नजर नहीं आता? ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी का अभाव नजर नहीं आता क्या इससे? देखो, एक बात है, राजनीति को समय के साथ चलना चाहिए और आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शासन जिसको कहते हैं, वो
हमेशा हर जगह बदलाव पे मानते हैं और कांग्रेस एक ऐसी है कि जो हर जगह बदलाव करना चाहिए, यानी इन्होंने कहा नहीं, तो कांग्रेस के लोगों ने भी दिया कि ये हमारी पार्टी कुछ करती नहीं है। और भाजपा देखो इतना बदलाव करके परिवर्तन करते भी शासक में आती है और सब कुछ चलता है, विकास भी होता है, लोगों को दिखता भी है। तो कांग्रेस का प्रभाव जैसे जैसे कम होता गया, ऐसे कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रह गए, कैबिनेट मंत्री रह चुके और 40-40 साल से जो कांग्रेस में थे वो लोगों ने भी अपनी राजनीति जीवन बदलने के लिए और टिके रह के लिए उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। और भाजपा की बात ये भी है, भाजपा ने भी इनका भर्ती मेला लास्ट तक चालू रखा और मेरे ख्याल से कांग्रेस के 83 से ज्यादा लीडर्स लोग भाजपा में आ गए। आज अभी ये सांसद के चुनाव के साथ जो आप विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं 6 जगह पे, वो सभी कांग्रेस से आए हुए, लेकिन भाजपा ने उनको वादा किया कि आप हमारे में आओगे, हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे भाजपा के प्रत्याशी बन के भी आप हमें चुनाव जीत के दिखाओ। और आज के हालात अभी मैं देखने जाऊं तो जनता मान चुकी है, क्योंकि वो प्रत्याशी ने भी अपनी ही वोट बैंक से पूछकर किया था कि हम बदलाव करते हैं, हम भाजपा में जाते हैं और यहाँ सुख शांति और सभी तरह की आबादी अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। ऐसा कमिटमेंट एक दूसरे को देके वो आए हैं। और आज अभी विधानसभा की स्थिति देखने जाते हैं तो हर स्तर पर भी वो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो लीड कर ही रहे हैं, वो अपनी तरह से नाराज नहीं है और उनकी जनता भी नाराज नहीं है। तो इस तरह के जो बदलाव आप कहते हैं, लेकिन उसमें एक दो लीडर ऐसे हैं जो भाजपा ने गलती की है कि भी ऐसे लोगों जैसे रूपाणी की सरकार को रातों रात आप बदल सकते हैं, तो अगर आपने रूपाला की जगह अगर कोई दूसरे पाटीदार को दे दिया होता तो ये अंदर की अनबनी नहीं रहती, न क्षत्रिय समाज नाराज भी नहीं होता। और आज इतना बड़ा जो हल्ला बोल हो चुका है, इससे अच्छा कि लोग भी ज्यादा वोटिंग करते और भाजपा की स्थिति और मजबूत बनती। लेकिन इनकी भी ये गलती जो देखी जाती है, जो बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं कि नहीं ये बदलाव करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, जिनकी वजह से आज कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अभी भी देखिए तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनकी तरफ से वोट बैंक अगर ज्यादा होती है, ऐसा दिख रहा है हमारे सामने। कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि बीजेपी बदलाव के साथ राजनीति चलाना जानती है, सर्वाइवल किस तरीके से किया जाना चाहिए वो बीजेपी को पता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें विफल हो जा रही है। लेकिन बदलाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बदलाव किया है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी और रायबरेली, वहां अमेठी से चुनाव न लड़कर वो रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। इसको लेकर के भी काफी विरोध देखने को मिला है, काफी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखो, नेहरू खानदान के अभी वैसे देखने जाए कि भारत देश के अंदर आज़ादी के बाद नेहरू खानदान की काफ़ी बलिदानी हुई है और हम उसकी सराहना भी करते हैं। बुद्धिजीवी लोग भी जानते हैं कि इंदिरा जी का किस तरह देहांत हुआ, राजीव जी का क्या हाल हुआ, संजय जी का क्या हाल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बलिदान नहीं है। इनके भी ये राजीव और प्रियंका जो भाई बहन वो जिस तरह का दौरा करते हैं, उनकी स्पीच भी मैं सुन रहा हूँ। अभी अभी ज्ञानीबेन ठाकुर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं गया था, प्रियंका जी को मैंने 1 घंटे और 10 मिनट तक उसका भाषण सुना। एज अ मीडिया में भी खड़ा रहा था और मैंने देखा उनकी हर कोई चीज़ सही है, बात गलत भी नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका वो गलत मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की ऊपर की राजनीति जो है उसको अगर जो बदलाव नहीं लाएंगे तो प्रियंका जी कितनी भी मेहनत करे, राहुल जी कितनी भी मेहनत करे, तो वो वहीं के वही रहेंगे, समझो। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, 100 साल के ऊपर उनके पास सत्ता थी, तो उनको भी कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसलिए तो ये बदलाव अभी अभी यहाँ राजीव गांधी जी भी आए थे और राहुल गांधी जी भी आए थे, प्रियंका जी भी आए थे, बराबर। तो थोड़ा प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है नहीं, 1-2 सिटी में आपको देखने मिलेगा ये प्रभाव। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, जैसा आपने खुद भी बताया कि आज़ादी के पहले से देश की पार्टी और लगभग एक बहुत बड़ा समुदाय इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, तो क्या आखिर वजह रही कि आज के समय में, अगर आज की डेट की बात करें तो कुछ चंद राज्यों में सिमट कर रह गई है पार्टी और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अकेले सरकार बनाना या अकेले सरकार में शामिल होना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है? कहाँ कमी रह गई है? क्या परिवारवाद वो कारण रह गया है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, इसमें आपने देखा होगा मोदी जी के शासन में जितने भी अलायंस के लोग हैं वो कहीं न कहीं या तो कोई जेल में है या तो कोई बेल के ऊपर है। अभी मोदी जी ने, मैंने सुना कि इनके कहीं लोग जेल में है, कहीं लोग बेल पे है।
गलती होती है तभी आदमी जेल में जाता है, गलती होती है तभी। अगर ईडी का सामना कर रहे हैं तो अगर वो सच्चे होते तो आज बाहर भी आ सकते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ है, तुम समझो। जो भी अभी अभी पब्लिक भी मान रही है कि नहीं रेड पड़ी है तो कहीं ना कहीं गलती होगी। आज जैसे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने आपका गठबंधन में साथ में लिया है, तो उनके अरविंद जी भी अंदर है, उनके और 2 मंत्री और नायब मुख्यमंत्री भी अंदर है, यानी गलती है। ऐसे अखिलेश यादव की बात करने चाहे, लालू यादव की बात कहे तो चारा घोटाला वो तो बच्चा बच्चा जानता है, तो ये भुगतना पड़ेगा। यानी कि अलायंस की जितनी भी पार्टी है उसमें आप देखने जाएंगे तो कहीं लोग ऐसे कौभांड के अंदर जुड़े हुए जिनकी वजह से आज उनकी सीटें कम हो रही है और भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि तानाशाही चल रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से। देखो मैं एक बात बताऊं कि एनडीए के अंदर भी कहीं बदलाव हुए, वो भी आपने देखा। मोदी जी ने उसमें भी परिवर्तन किया है। मैं ऐसा किसी का साथ देना नहीं चाहता, लेकिन जो स्थिति है वो जो दिख रही है, जैसे इंडिया अलायंस ने भी अगर ऐसी पार्टियों को बोला होता तो अगर वो उनके साथ होती तो उनकी भी स्थिति मजबूत हो सकती थी। लेकिन उनको जो बदलाव लाना चाहिए वो नहीं लाए। जैसे शरद पवार जी को लेके इन्होंने कई बदलाव लाने की कोशिश किया। शरद पवार वो तो सीनियर, वो इंदिरा जी के वक्त में रेल मंत्री थे, यानी काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन वो महाराष्ट्र का जो मसला है वो भी अंदर अंदर टूट फूट हो चुका है। ठाकरे परिवार के अंदर भी अपने भाई भाई के सामने ऐसा हो चुका है, यानी वहां की भी स्थिति ठीक नहीं है। यानी अभी जनता जाग चुकी है विकास कहाँ है, जनता जाग चुकी है कि शासन किसके पास है और किस तरह जा रहा है, और ऑपोजिशन में कोई है या नहीं स्ट्रेंथ पर्सनालिटी, वो भी तो देखते हैं ना। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये मोदी जी का जो पल्लू भारे डे आफ्टर डे हो रहा है। और दूसरी बात, अगर इस बार ये 400 पार की बात करते, समझो मैं मानता हूँ 400 अगर नहीं आई तो समझो 300 भी आई, 350 भी आई, उनकी सरकार बनेगी, लेकिन आपको अप टू 29 देखने मिलेगा क्या क्या बदलाव है। वो तो एडवांस में क्या करने वाले मोदी जी है, जो हम देख रहे हैं, उनकी चुनौती देख रहे हैं। तो जितने भी विपक्ष के आक्षेप है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। हाँ, मैं मानता हूं कहीं गलतियां होती है जो प्रूव भी हो चुकी है। मैंने खुद ने अभी प्रश्न उठाया था कि भी ऑपोजिशन लीडर शक्ति सिंह गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि कोरोना में गुजरात में 4 लाख लोग मर गए, पूरे देश में 41 लाख लोग मर गए, और एक ऐसा नतीजा भी आया है, एनालिसिस भी हुआ है कि भी ये कोविशील्ड का जो डोज लिया है जिनकी वजह से कोई एक्सपायर हुआ है, तो हमने उसका खुलासा भी शासन सरकार से लिया। उन्होंने कहा कि हाँ 10 लाख में से 7 लोग मरे हैं, यानी परसेंटेज कम है। तो मैं भी मानता हूँ कोई भी मेडिसिन होती है, इनका कोई ना कोई परसेंटेज अनइफेक्ट तो होती ही है, लेकिन सवाल वहाँ भी है कि जब कोरोना का टाइम आया तब कोई देश इतना जल्दी ये कोविशील्ड बना नहीं पाया। मोदी जी ने प्राइवेट कंपनी का सहारा लिया जो कि पूरे वर्ल्ड की 2nd नंबर की कंपनी है अपने, उसको उन्होंने दिया और इतना कोविशील्ड बनाया जो देश में भी बांटा और विदेश में भी भेजा। तो हमें वो भी देखना चाहिए कि उन्होंने इतना प्रॉम्प्ट इमीडिएट एक्शन लिया और हम लोग इस कोरोना की महामारी में से बाहर आए। तो गलतियां थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उस समय जैसे सभी लोगों ने उस समय साथ दिया था, अभी उनका अपोज कर रहे हैं। तो ऑन टाइम सब कुछ करना चाहिए, तभी आपको पता चले कि व्हाट इज द रिसेंट सिचुएशन। अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के, अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से अपना जो घोषणा पत्र निकाला, जो मैनिफेस्टो निकाला, उसको बीजेपी ने टर्म दे दिया है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, या मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको टर्म किया गया है। मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगता रहा है, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता रहा है कांग्रेस के ऊपर। इसको आप कैसे देखते हैं और कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखो एक बात बताऊं, जब तक ये मुस्लिम की बात है, ये एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है। जो कांग्रेस आज बोल रहा है कि हम कहीं भी बात होती है तो मोदी जी बोल देता है भारत पाकिस्तान, ये बोलने की बातें है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है। जो अपोजिशन को जो बोलना है, शासक को जो एक दूसरे के सामने बोलना पड़ता है, ये एक मीडिया का उनका एक सिरस्ता हो चुका। लेकिन सच्चाई कहाँ पर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे कि कांग्रेस के वक्त की अंदर से पहले देखने चाहिए, आज वक्फ बोर्ड को जिस तरह कांग्रेस ने फेवर किया है और उनकी जितनी परसेंटेज आबादी है पूरे देश के अंदर, इसकी सामने देखने जाए तो कहीं ज़्यादा परसेंटेज इन्होंने सपोर्ट किया था, जो आज दिखता है बराबर। तो एक नाइंसाफी की जैसी है। दूसरी बात है कि पूरा नेहरू जी का खानदान जो है, यानी अभी राहुल जी है, प्रियंका जी है, यानी ये सभी लोगों की जो सरनेम है वो कई सालों से बाद में लोगों को पता चला कि ये पूरे मुस्लिम खानदान से आए हुए हैं, समझो। यानी इससे एक
अनइफेक्ट हुई है। हालांकि कोई भी खानदान से आए, मैं भी मानता हूँ मुस्लिम वो भी अपने देश का हिस्सा है, उसको वो अपना नागरिक है, समान अधिकार लोकशाही में सबको होना चाहिए। लेकिन बात वो भी है कि भाजपा इतना साल से शासन कर रही है, जितने दंगे पहले होते थे आज वो दंगे भी तो नहीं देखने मिलते। हम तो रियलिटी देखते हैं ना, हम मीडिया है, हम अपनी आंखों से देखते हैं सच्चाइयाँ क्या है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें रोजगारी की बातें मैं ठीक समझता हूँ। कहीं ऐसे सफल हुए हैं, ना सफल हुए उसकी बातें जो करती है, वो न्याय तंत्र की बातें करते हैं, सही बात है। राहुल जी ने इतनी बड़ी यात्रा किया पैदल चल के, मैं सराहना करता हूँ, अच्छी बात है। यंग लोगों को एक संदेश दिया इन्होंने, और उसको न्याय तंत्र के बारे में वो कितना भी ऑपोज करे तो कोई भी शासक सरकार है उसको ये चीज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक ये कम्युनिटी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का मैंने अभी तक देखा है वो समान अधिकारित्व के ऊपर आगे जाते हैं, और सभी साथियों को जितनी भी ज्ञाति जाति है उनको एक लेवल पे वो देखना चाहते हो, और उनको जितना परसेंटेज जो देना चाहिए वो मैं देखता हूँ। भाजपा आज भी कहती है कि कांग्रेस अनामत बंद करना चाहती है, लेकिन हमारे में ये अनामत रहेगी। यानी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के मेजर जो वोट बैंक ऑफ द इंडिया है उनको ये बिल्कुल स्टेडी रखना चाहते हैं। यानी सभी तरह का बैलेंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए और उसमें बदलाव भी लाना चाहिए। जीत में ये सफल हुए वो तो हम देखते हैं। अभी आपने बात कहा कि सामाजिक न्याय और एक तरफ एक समान समरूपता की बात कर रही है बीजेपी, और कहीं ना कहीं जिसपे कांग्रेस फेल हो रही है। कांग्रेस के सहयोगी है, जो हम इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं, सहयोगी लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनका एक बयान काफी सुर्खियों में आ रहा है, जहां पर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, इसको लेकर के भी काफी मुद्दा बनाया जा रहा है कि उनका कहना है लालू प्रसाद यादव का कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या इस पूर्ण आरक्षण के मायने हैं, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि राजनीतिक दल इसके मायने ये निकाल रहे हैं कि इंडी गठबंधन अगर जीत जाता है तो वो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आरक्षण को निकालकर पूर्ण आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दे देगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ मायने हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखो, एक बात मैं ये करता हूँ, कांग्रेस पूरी ऑपोजिशन में है अभी और भाजपा शासक में है। भाजपा ने भी तो ये किया होगा ना तय, अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये भी इनका भी तो मैनिफेस्टो है। और दूसरी बात है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं। आपको वो भी पता होना चाहिए कि लद्दाख के अंदर वो यंग एक इनका एमपी था जिन्होंने भाजपा में रेजिग्नेशन किया है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, उन्होंने भी बदलाव चाहा है। कोई बात नहीं, भाजपा ने बोला है बदलाव देंगे। लेकिन जो स्थिति है इनको कायम बने रहने के लिए शासक सरकार वो जिम्मेवार सरकार है, ऑपोजिशन है वो तो कहते हैं हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। अब लोग कितना मानते हैं वो देखने की बात है, और ये चुनाव के सभी आप परिणाम देखेंगे तो पूरे भारत देश के अंदर से अपने को पता चलेगा कि कौन कहाँ कितना किसको साथ देते हैं। जी जी। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं रोक रही हूँ आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। अच्छा। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर गुजरात से, जहाँ पर पोलिंग बूथ में बीजेपी के चुनाव चिन्ह की बात सामने निकल कर आई है, जहाँ पर दिखा रहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने पोलिंग बूथ में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ वहाँ पर वो मौजूद थे, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का आरोप है कि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा के बूथ प्रतिनिधि ने, माफ कीजिएगा, जो प्रतिनिधि आप जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने, कांग्रेस का ये आरोप है कि बूथ प्रतिनिधि ने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने भाजपा के चुनाव चिन्ह यानी कमल के निशान वाला पेन इस्तेमाल किया था, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए वो मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। शक्ति सिंह गोहिल ने शिकायत की है, साथ ही उसके साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस के लिए सभी नियम लागू हैं तो बीजेपी के लिए ये सारे नियम क्यों नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस घटना की शिकायत की है। लगातार तमाम तरीके की, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, जहां पर कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन पर, बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर ये आरोप लगाती रही है कि निष्पक्षता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस वक्त एक बार फिर से आ गई है एक बड़ी खबर इस समय हमारे सामने, जहां पर गुजरात में पोलिंग बूथ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो बूथ प्रतिनिधि होते हैं, मतदान केंद्र में कमल के निशान वाली पेन लेकर बैठे हैं। जो कमल का निशान यानी कि जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है उसके निशान वाला पेन लेकर बूथ प्रतिनिधि वहां पर बैठे थे, और ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उससे मतदाता इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर
इस पूरे मामले पर हमारे साथ निकुंज बलार जुड़ गए हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे ज्यादातर। निकुंज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ G18 में। जी, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला है, आखिर क्यों नौबत आ गई शिकायत करने की, क्यों नौबत आ गई आपत्ति दर्ज कराने की? देखिए, इसमें नौबत तो इसलिए आ रही है क्योंकि भारतीय जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भारतीय कानून के हिसाब से चलती है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कानून को बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है कि आपको पोलिंग डे से पहले 48 घंटे में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करना है। आपको पोलिंग बूथ के अंदर विदिन 100 मीटर्स कोई चुनाव चिन्ह, कोई पार्टी का सिंबल, कोई भी पार्टी का फ्लैग, बैनर लेके नहीं जाना है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो ये मानने को कतई तैयार ही नहीं है। इनके सारे गुजरात में पूरे पोलिंग एजेंट हर बूथ में उनके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल और उनके लीडर के फोटो वाली पेन प्रिंट किए हुए पेन के साथ में बैठे हैं और मतदारों को जो मत देने के लिए आए हैं उनको ये दिखाते हैं। पेन दिखाने के बावजूद यहाँ पर वोट करना है ऐसा बोल बोल के इनको ये चिन्ह वाला पेन अंदर ले जाने की परमिशन किसने दी? ये कानून का सरासर उल्लंघन है, बंधारण का सरासर उल्लंघन है। ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। निकुंज जी, जो आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है आपको अब तक उस मामले में? अभी तक कोई आश्वासन हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और ना ही गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिला है। जी, तो आगे इसके बाद आप क्या कुछ, आपका अगला कदम क्या होगा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, जो भी कानूनी तौर पे हमको राहत मिलने के लिए कानून के पास जो प्रावधान है उसी हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन निकुंज जी, यहाँ पर एक ये सवाल मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ मतदाताओं को एक भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली फोटो और पेन के दिखाकर प्रभावित किया जा सकता है? क्या ये वाकई संभव है? क्या मतदाता, आज का जो मतदाता है वो इतना नाइव तो नहीं है कि वो इन चीजों से प्रभावित हो जाएगा? फिर क्यों चिंता हो रही है आप लोगों को? हमको चिंता की बात नहीं है, कानून में लिखा है तो कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रोड पर रहने वाला आम इंसान हो। कानून है तो उसको मानना पड़ेगा। ये कानून के खिलाफ जाने की जो इनकी जिम्मेदारी है वो भाजपा की है, हमारी नहीं है। हम तो कानून के खिलाफ जो कुछ भी होगा हम उसमें शिकायत करेंगे, हमारा काम है और हम करेंगे, चाहे हमको उसमें कुछ न्याय मिले ना मिले वो देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम करने का है और जो भी कानून के हिसाब से हमको प्रावधान दिया गया है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे मिले हुए अफसर को इसमें कोई कानून के हिसाब से काम करना हो या ना करना हो, जनता देखती है। जनता वो भी देखती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बिल्कुल। निकुंज जी, अगर आपने जैसा बताया कि अब तक आपको चुनाव आयोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो हम सुबह से नहीं पहले से ही बोल रहे हैं जी कि ये सारी बंधारणीय संस्था का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। आप देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर्ड इंसान को बिठाया जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी रिटायर्ड इंसान बिठाया जा सकता है। तो ये तो गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड अफसर पहले ही मिस्टर महेश जोशी भी वो यहाँ पर 5 साल रिटायर्ड होने के बावजूद भी काम किए हुए हैं। मतलब इनको पास रिटायर्ड पर्सनों को अपॉइंट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि वही इनके कहने में रहते हैं। जो इंसान जो अपनी नौकरी खुद से कार्यकाल के दौरान करना चाहेगा वैसे इंसान को ये लोग अपॉइंट ही नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज जी तमाम बातचीत के लिए।
तो ये निकुंज जी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है किस तरीके से पोलिंग बूथ में जो पोलिंग एजेंट है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, किस तरीके से भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली पेन लेकर बैठे थे और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश उन्होंने की है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप जी, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से भी अब तक इस विषय पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, मैं जानता हूँ निकुंज बल्लर जी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और मैंने जब ये घटना घटी तभी उसके थोड़े वक्त के बाद ही मैंने शक्ति सिंह गोयल जी, जो प्रदेश प्रमुख और अपने सांसद भी है, उनसे मैंने बात किया कि आप काफ़ी धुआं धुआं हो गए। मैंने देखा तो उनको गुस्सा आया क्योंकि वो काफ़ी लंबे वक्त से राजनीति में है, सांसद है, तो वो जानते हैं। लेकिन भाजपा का ये बात तो मैं भी सही कहता हूँ कि वो जैसे मानते हैं कि सभी जगह हमारा शासन है तो हम जो भी करें वो ठीक ही करते, यानी वो भी कहीं ऐसे कानूनन को दोल गोल के पी जाते हैं, उसके साथ तो मैं भी सहमत हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो नाइंसाफी है, ये रेड 100 है। ये चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर हो या रिटायर्ड अफसर हो या अभी का जो भी हो, जो भी एक्शन लेना है इनको लेना चाहिए, चाहे भाजपा हो या कुछ हो। मैं तो वहां तक कहता हूं कि अगर पूरे गुजरात के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर कमल के, मोदी जी के फोटो वाली अगर पेन उन्होंने ऐसे लगा के बैठे हैं, मेरे ख्याल से तो ये चुनाव को रोक देना चाहिए और इनके कड़ी की कड़ी सजा जिसको देनी है देनी चाहिए। और ऐसे नहीं होता, ये तो नाइंसाफी है क्योंकि ये लोग पेन दिखा के वोट दो ऐसा सामने वाले को कह सकते हैं, यानी रेड 100 है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ये दादागिरी है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप भी इशारा करें, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि देश में मोदी जी की तानाशाही चल रही है और अगर इस बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो ये संविधान खत्म कर देंगे और तानाशाही लग जाएगी, क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, लोगों कहते हैं, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी इतने साल से पत्रकारिता करता हूँ। तानाशाह हमेशा डरपोक होता है, तानाशाही हमेशा डरपोक होती है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप मोदी जी से मिलना चाहो नहीं मिल सकते, जैसे कि वो जैसे काफले के बीच में रहते हैं, यानी वो अपनी सुरक्षा समझते हैं। और समझो आईबी का रिपोर्ट भी होगा, हो भी सकता है, काफ़ी जिम्मेवार आदमी है तो। लेकिन एक बात वो भी है, वो पिछले 2014 के बाद वो कभी मीडिया से कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको डर भी है, यानी तानाशाह हमेशा डरपोक होता है। जैसे इसने क्वेश्चन हमारे पास आज भी मौजूद है, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहते, इनके लोग भी जवाब देने नहीं चाहते। ये नाइंसाफी है। लेकिन एक बात है, तानाशाह कभी डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये लोकशाही का देश है। जैसे दंगा सभी बंद हुए, कहीं देखने भी नहीं मिलते, ऐसे भी नहीं है। अगर तानाशाह नाइंसाफी करेगा तो पब्लिक ऐसे चुप नहीं बैठी रहेगी। हाँ, वो नहीं चलता, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। वो अगर चाहते होंगे कि हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो सकता। उन्होंने देख लिया अपने एक रूपाला का एक बयान के ऊपर आज पूरे गुजरात के अंदर क्या हालात हो चुकी है। ये तो ऐसा विपक्ष की स्ट्रेंथनेस कम है इसकी वजह से, वरना इनको तुरंत पता चलता। हम पुराने इतिहास देखो आप, कहीं चुनाव के अंदर कहीं अच्छे अच्छे लोगों को घर बैठे जाना है, ऐसा हुआ है। प्रदीप, जिस तरीके से एक बात और भी सामने निकल कर आती है, विपक्ष ये भी पिछले दिनों हमने देखा, चुनाव के पहले ये बात सामने निकल कर आई जो विपक्ष की तरफ से कही गई कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, बदलाव कर दिया जाएगा, जिसका पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इनको ये एक नया बहकावा दे रहे हैं, जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 400 से ज्यादा के जो एनडीए के साथ और बिना एनडीए के 400 के एनडीए के साथ उनके पास 400 से ज्यादा की सीटें मौजूद थी। तो अगर ये बदलाव करना चाहते तो पहले भी कर दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करना है। इसको कैसे देखते हैं आप, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखो, एक बात है, संविधान बदलना ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। बरसों तक अलग सरकारें रही है, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो भी कहीं संविधान में बदलाव लाना चाहते थे, फिर भी नहीं आया। और उस समय वाजपेयी जी भी थे, यानी भाजपा का भी बहुत कड़ा अच्छा रोल रहा था, तभी तो वो 2 सीट के अंदर से आज इतनी सीट पे आई है और आज 400 हम जीतेंगे ऐसा दावा करते हैं। इनका आत्मविश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है वो दिखता है, मेरा ये कहना है। लेकिन ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता, अभी उचित नहीं लिखा। अगर कोई ऐसी बातें करते हैं तो ठीक नहीं है। संविधान बदलना या कुछ भी बदलाव करना है तो यू वांट सम मेजोरिटी, तुम्हें संसद में मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी आती है उसके अंदर कोई भी चीज का बदलाव होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी के कहने से ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम ये, तो इसका मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्या
विपक्ष वाकई में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहता है देश में, ताकि जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाए जा सके? देखो, एक बात है, विपक्ष का काम है हमें जीतना है और शासक सरकार के ऊपर दबाव लाना है, तो वो कहीं ऐसे नुस्खे कर सकते हैं। और हर कोई स्टेट में देखो कम्युनिटीज अलग है, जैसे केरल है, कर्नाटक में आज देखो तो भाजपा की सहयोगी पार्टी के ही पूरे परिवारवाद वंशज ने आज क्या हालात कर दिया है। आज इतनी सेक्स सीडी बनाना ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये तो कई सालों से चलता आता हुआ रिकॉर्ड है, यानी आईबी के पास रिपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी रही है कि भाजपा सरकार में अंदर आज की तारीख में थोड़ा प्रेशराइज जिसको कहते हैं, यानी ऊपर से बात आई है। आज पुलिस तंत्र के अंदर भी ये तानाशाह हम देख रहे हैं और पब्लिक भी देख रही है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमारे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भाजपा ऐसा फायदा गैरफायदा उठाएगी जनता का, तो जनता कोई चुप नहीं बैठेगी, मैं आपसे कह देता हूँ। क्योंकि हमने ये गुजरात है, अगर गुजरात को मॉडल यानी इंटेलिजेंट पर्सन का स्टेट माना है, तो ये स्टेट कभी चुप नहीं बैठे रहते। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों के अंदर, कितने ही ऐसे राजनीतिक लोग आए और कितने ऐसे चले गए, और पार्टी को खुद अपनी पार्टी के लोग बदलने पड़े, और ये भाजपा ने तो करके दिखाया। रूपाणी सरकार को इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे, रूपाणी जी खुद बोलते हैं कि हाँ मेरे महसूल डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार, यानी सीएम खुद कहता है। तो एक बात है कि अगर ये इतना कड़ा कदम ले सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो आएंगे, तो भी जो बातें तरह तरह की हो रही है ऐसा नहीं हो सकता। वो भी जानते हैं कि कानूनन क्या है, और ऊपर भी राष्ट्रपति बैठे हैं, ऐसे थोड़ी है कि उनके कहने से सब संविधान चेंज हो जाएगा। एज पर द प्रोसीजर सब कुछ चलता है। परिवारवाद की आपने बात कही है, जिक्र किया है। मोदी जी भी लगातार जो बीजेपी है, खास तौर से वो इंडिया गठबंधन के और दूसरे जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके परिवारवाद की बात करते रहते हैं कि इनकी परिवारवाद की राजनीति है। लेकिन अगर परिवारवाद ही मुद्दा है, तो बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्य भी राजनीति में शामिल हैं। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, फिर ऐसी बातें कैसे सामने आ जाती हैं? देखो, एक बात बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन आपको हर जगह देखने मिलेगा। और एक बात लोग ये भी तो बोलती है कि राजनीति यानी सबसे एंड में है, तुम कुछ भी ना करो तो ये राजनीति में चले जाओ, ऐसे लोग मजाक भी करते हैं। और मानता हूँ, देखो कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है, भाजपा बोलती थी परिवारवाद की बातें करती थी, अब नहीं करती। अमित शाह का बेटा आज भी मेरे सामने बिठा दो, मैं चलो उसके डिबेट कर लूं, और आप ओपन कर दो तो पता चल जाए कितना इसमें क्या दम है या नहीं। फिर भी बीबीसीए का बना दिया इन्होंने, यानी ये भी मानता हूं मैं। राजनाथ सिंह का परिवार देखो आप, यानी कहीं ऐसे भाजपा के अंदर भी, क्योंकि ये करना पड़ता है। आज राजवी का बेटा ही राजा बनेगा, तो यही चीज देखते आए हैं, इन लोगों के बीच में पले हैं ये लोग। तो राजनीति में भी वंशवाद चलता ही है, जैसे नेहरू खानदान का वंशवाद चला। हाँ, मोदी जी एक ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि मेरे भी इतने भाइयों है, मेरी बहन है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त लोग, सब कुछ है, लेकिन वो इस चीज पे अड़े हुए। आज इनके ऊपर तुम न करप्शन से कोई भी आक्षेप नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई प्रूव नहीं हुआ है। हालांकि कितने ही बीच में इनके शासन के अंदर आक्षेप हुए, लेकिन कोई चीज प्रूव नहीं है। एक वक्त था हाईकोर्ट ने बोला दिया 16 एनकाउंटर वो नकली एनकाउंटर, फिर भी सुप्रीम के अंदर वो जीत गए। और आप देखते हैं कि आज मोदी जी पीएम है और एचएम है अमित शाह। अगर इतना बड़ा दंगा हुआ, इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ, इतने कांड हुए, नकली एनकाउंटर का हाईकोर्ट ने बोल दिया, फिर भी सुप्रीम में बाजी सुधर चुकी। तो हर कुछ कानूनन ये सबूत के ऊपर चलता है। यानी भाजपा का पूरा जो संगठन है उसके अंदर किस तरह से कहां बदलाव लाना, ये इनकी राजनीतिक सोच है, जो उसमें वो सफल हुए। तो विपक्ष को भी ये देख के चलना चाहिए ना। भाजपा ने की सिर्फ 2 सीट थी, वो 2 सीट में से आज पूरी सत्ता, आज कितने सालों से केंद्र में और यहाँ आए, ऐसे तो नहीं आए ना। बदलाव लाना है तो हमें भी कुछ बदलना चाहिए ना। ये दिखता है वही, अगर तुम नहीं दिखाओगे, न्यू पीढ़ी जो है, भावी पीढ़ी है, अगर भावी पीढ़ी को आप नहीं दिखाओगे तो आप कैसे सफल होंगे? आप में भी बदलाव लाना चाहिए। इसीलिए विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए, इनके अलायंस के जितने भी लोग जो भी स्टेट में है उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन वो तो सब अपनी, बस अपने लोगों को बचा के रखना है, अपनी राजनीति नहीं चलाना है, तो चाहे किसी के गठबंधन में चले जाओ। ये दूसरे स्टेटों में मैंने देखा है, और भाजपा का पता है कि कौन कहाँ वीक पड़ता है। मणिपुर की घटना हुई, मोदी जी ने समझ लिया मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे विपक्ष कितना भी बोले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मणिपुर को हैंडल करना था वो केंद्र ने किया, और हम देख रहे हैं आज भी
ऐसे तो कहीं त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम सभी जगह है जो अपने बॉर्डर स्टेट है, लेकिन सेंट्रल की भी एक जिम्मेदारी है, जो भी शासक सरकार है, चाहे मनमोहन सिंह जी थी या मोदी जी है, जिस तरह कानूनन से चलाना होता है वो चलाते हैं और हम देखते हैं वो चलते भी है। आज भी टूरिज्म सभी जगह चालू हो चुका है, जो सब कुछ बंद हो गया था। तो ये भी तो हमें विकास की नीति भी सेंट्रल से किस तरह आती है वो भी देखना चाहिए। सिर्फ ऑपोजिशन के आक्षेप के ऊपर ये कुछ नहीं चलता है। परिवारवाद की हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो घटक दल हैं, सहयोगी हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर स्पेसिफिकली हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में भी कई कद्दावर नेता रहे जिन्होंने काफी लंबे वक्त तक पार्टी को सींचा, पार्टी को अपना वक्त दिया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया। लेकिन धीरे धीरे, जैसे हम गुलाम नबी आजाद की बात कर लें, कपिल सिब्बल की बात कर लें, मनीष तिवारी की बात कर लें, कई प्रमुख ऐसे चेहरे जो अब कांग्रेस में उस शामिल ही नहीं है, कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए हैं। कई बार खबरें ये भी आई थी एक बार कि कई बड़े समूह के नेताओं ने कांग्रेस को एक साथ चिट्ठी लिखी थी और बदलाव, पार्टी में, संगठन में बदलाव की बात कही थी। लेकिन घूम फिर के कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। लगता नहीं कि अब कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि उसको आत्ममंथन की जरूरत है और बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है पार्टी के लिए। वो कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पूरे कांग्रेस के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खड़गे जी आप देखिए, मेरे ख्याल से अबाउ 84 है। अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हैंडल किया, वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, मैंने भी 2-3 प्रश्न उससे किया था, उन्होंने जवाब, नो डाउट इज ए एक्सपीरियंस पर्सन। लेकिन जैसे कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद है, मनीष तिवारी है, कहीं कांग्रेस के बड़े नेता है बराबर, वो आहिस्ता 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 क्यों निकल गए या साइड हो गए? क्योंकि जब पार्टी टॉप में से बदला, जिस नाव का कप्तान ही अगर प्रॉपर ना हो तो वो नाव डूबने वाली है। और दिखता है ना, हमने देखा इतना बड़ा शासन चलाने वाला आजादी से आज कहीं पर साफ हो गए, उसकी भी कोई वजह होती है ना। अगर तुम कोई बिजनेस करते हो और लगातार उसमें असफलता मिलती है तो हमें सोच लेना चाहिए कि भाई दिस इज नॉट प्रॉपर वे, तो कुछ बदलाव अपने में ले लाना है, तभी आप दूसरे को कुछ कह सकते हो। इसीलिए कांग्रेस में मैं देखता हूँ, कई सालों से देखता हूँ, हम भी उनसे बातें करते हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी, लेकिन लोगों को क्या है, कोई भी नेता है अपनी राजनीति टिकाने के लिए, अपने परिवार को, अपने बेटे भाइयों सभी को अंदर डालने के लिए उसको पार्टी भी बदलनी पड़ती है। यही गांधीनगर स्टेट है जहां सीजे चावड़ा था, लगातार जीतते आ रहे थे, आज वो सीधे भाजपा में चले गए। क्योंकि भाजपा का ये अमित शाह की सांसद में जो 7 विधानसभा आती है उसमें एक ही थी कांग्रेस की, वो समझ गए कि अब अगली बार हम नहीं आएंगे। तो अगर उनको अपनी राजनीति टिकाना है, राजनीति में रहना है, तो उनको ये पूरा उन्होंने पक्ष ही चेंज कर लिया। यानी राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने देखा कि कहीं लोग, हाँ कहीं है ऐसे सज्जन लोग जो आज भी है, जैसे जयनारायण व्यास है, फिर भी उन्होंने अपने बुढ़ापे में के अंदर भी उन्होंने पार्टी कांग्रेस में एंट्री कर लिया, लेकिन कांग्रेस वाले उनको आज भी नहीं गिनते, मेरे को आज भी वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। यानी ये मैनिफेस्टो जैसे बनते हैं, ऐसे पार्टी के अंदर भी प्रॉपर बदलाव लाना चाहिए और जिम्मेवारी भी आदमी को सोच समझदारी से देनी चाहिए, जो हमें कांग्रेस में आज भी नहीं दिखती, भाजपा में लगातार देखते आ रहा हूँ। यानी परिवर्तन इनका नियम है। आज भी मैं इनके मीडिया सेंटर भी जाता हूँ, इनके कमलम कार्यालय में भी जाता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, तो सभी सोच समझ कर होता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी चलती है। मोदी जी खुद रात को 12 बजे कमलम में विजिट किया और इनका जितने भी लोग काम करते थे वो लोग बैठे, इनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मेरे को लगा कि इतना बड़ा नेता, इनको ऐसे सपोर्ट भी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये भी तो थोड़ा बदलाव हर कोई पार्टी को लाना चाहिए, जो कहीं पर हम नहीं दिखते। चलिए, समय की कमी है, जल्दी से जानना चाहूंगी, हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर ली है, बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना संभव है और कितना पॉसिबल है ये कर पाना, जितना जो दावा कर रहे हैं? देखो, मोदी जी के 10 साल के शासन के अंदर उन्होंने जिस तरह विदेश में एंट्री लिया है, और मैंने देखा है उन्होंने अमेरिका में मेडिसिन स्क्वेयर पे जो मैंने हालात देखे हैं, ऐसे ही लंदन के अंदर भी जो हालात देखे हैं। एक वक्त था कि यही अमेरिका और लंदन ने उनको बिना वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। आज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे है, नो डाउट, लेकिन आज आप सच्चाई देखिए तो हर कोई देश चाहता है जो मोदी जी को
पाँव में पड़ते, मैंने कई देश के राष्ट्रपति को मोदी जी के पाँव में पड़ते हुए देखा है, जिन्होंने यहाँ उनको एज अ गेस्ट बुलाया था। और यहाँ एयरपोर्ट में मैंने देखा कि इतने बड़े देश का बड़ा प्रधान आज मोदी जी को पाँव में पड़ता है, यानी एक्सेप्ट करते हैं। एक बात ये भी है विदेश नीति के बारे में। दूसरी बात, जहाँ भारत 13वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे, और आज चुनाव हो रहा है, वो अभी एडवांस में कहते हैं कि हम तीसरे नंबर पे ला देंगे। दूसरी बात है, तुम्हारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके जो भी इंडस्ट्रीज के बारे में आप देखना चाहे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनियां को मोदी जी ने उनसे करार करवा के आज इंडिया में एंट्री हो चुकी है। इतना बड़ा गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो सिंगापुर एक्सचेंज से आज गुजरात एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में शुरू हो गया। अब ये भी तो एक साइड देखना चाहिए, यानी किस तरह का विकास हो रहा है, सभी तरह का होना चाहिए। ओनली पॉलिटिकल इज द नॉट मीनिंग, तुम समझिए, सभी तरह का विकास है और पब्लिक भी देखती है। ऐसे न्यू जनरेशन भी ये चीज को एक्सेप्ट करती है। लेकिन इसके सामने ऐसे भी कई सवाल है कि हमारा युवा धन आज विदेशों में जा रहा है, लेकिन वही विदेश की सत्ताओं के साथ मोदी जी पॉलिटिकल इस तरह से अटैच हुए कि आज इसमें से मेरे ख्याल से 30 to 40% लोग वापस भी आए हैं और यहाँ एमएसएमई में बिजनेस भी शुरू किया है। वो भी हमने वाइब्रेंट के सभी ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखा। यानी जिस तरह की राजनीति जा रही है, यानी पब्लिक सपोर्ट करती है, मुझे ऐसा दिखता है। पब्लिक सपोर्ट करती है और इसका मतलब बीजेपी के परिवर्तन की आपने बात की कि किस तरीके से परिवर्तन कर रही है पार्टी, इस वजह से आगे बढ़ती जा रही है, जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ा उसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कहें तो क्या लगता नहीं है कि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और ऐसी परिस्थिति में अगर विपक्ष ना हो तो देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? इसको जल्द से जानना चाहूंगी कि इसमें इस व्यवस्था में सुधार कैसे किया जा सकता है कि देश जो भारत का है सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, उसे कैसे बचाया, उसे कैसे इंटैक्ट रखा जा सकता है? मैंने आपसे पहले भी कहा, तानाशाह हमेशा डरपोक होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि हमें विपक्ष में रहना है और विपक्ष जितना मजबूत होगा इतना जनता को फायदा होगा। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कभी कभी कि आपको शासन के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है, तभी आप कुछ कर पाते हैं। जैसे आपको संसद में एंट्री लेनी पड़ेगी, आपको एमपी बनना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी के बीच में बैठना पड़ेगा, तभी आप चाहोगे वो तुम डिसीजन ले सकते हैं और तभी आपको कामयाबी मिलती है। तभी जनता आपको सलाम मारती है कि हाँ, इन्होंने ये नारा कहा था, आज उन्होंने करके दिखाया। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, यही केजरीवाल थे जो सिंपैथेटिक नेचर था इनका, उनको देख के छोटा बच्चा भी सलाम मारता था। इतनी छोटी वक्त के अंदर ये पार्टी इतनी बड़ी उभर आई कि उन्होंने दिल्ली में सत्ता लिया, पंजाब में सत्ता लिया इन्होंने, बराबर। हम देखते हैं ये सब कुछ चीज, लेकिन बिहाइंड कर्टन ऑफ द पॉलिटिक्स क्या होता था वो भी अभी अभी मोदी जी ने बाहर निकलवाया, तभी हमको ये पता चला। आज आधी पार्टी जेल में है, ये कैसे शासन करेंगे? तो हमें ये भी तो मायने में रखना है ये चीज को भी कि तानाशाह डरपोक है लेकिन चौकन्ना भी है साथ में। तो हमें ये चीज को बराबर देखनी चाहिए। विपक्ष को ऐसे मुद्दे लाने चाहिए जो पब्लिक फेवरेबल है, चाहे विपक्ष की सत्ता न आए, लेकिन इनके कहीं पॉलिटिकल लीडर जीत के, जैसे शक्ति सिंह गोहिल जो वो कंटिन्यूस राजनीति में है ही और आज भी आज प्रेसिडेंट बने हैं, इज एमपी लीडिंग पर्सनालिटी, हम उसकी तारीफ आज भी करते हैं जो कहते हो, क्योंकि वो चीज पकड़ते। आज अभी उन्होंने ये पेन वाली जो चीज पकड़ी वो सही बात है, मैं कहता हूँ ना, भाजपा की आज की अभी इसी वक्त तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उनकी लीगल टीम मेरे ख्याल से पूरी इसके पीछे लगी होती कि किस तरह इस चीज को हैंडल करे। ये सब भी नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। यानी भाजपा को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये बुद्धिजीवियों का देश है और इसके अंदर ऐसे कोई तानाशाह नहीं चलेगा जो वो प्रेशराइज कोई भी अगर शासन करना चाहेंगे वो लंबा नहीं टिक पाएंगे, मैं इतना कहता हूँ। तो आखिर में बस यही जानना चाहूंगी आपसे, जो ये अब की बार 400 पार का जो नारा है कितना प्रैक्टिकल लगता है? जल्दी से जानना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये अब की बार 400 पार और 5 लाख से ज़्यादा वोट, मेरे ख्याल से ये नारा सही नहीं होगा। ये बोलना पड़ता है इसीलिए ये बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेजोरिटी रहेगी, वो चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन 400 नहीं रहेगी, 350 की अगल बगल में आ सकती है। और इससे भी ज़्यादा बात तो वो है कि 5 लाख के पार वोटिंग की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता अमित शाह और CR पाटिल से अगर कोई प्रत्याशी 5 लाख वोट तक पहुँच पाएगा, बस यही मेरा तो अनुमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी तमाम बातचीत के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। हमने बात की है लोकसभा चुनावों पर, मैनिफेस्टोज पर, विपक्ष पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर, तमाम तरीके की चर्चाएं हमने की है, सारा कुछ हमने बातचीत की है
उम्मीद करेंगे कि अब आखिर का वोटिंग खत्म हो चुकी है, परसेंटेज क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो कुछ वक्त में पता चल पाएगा। और तमाम इन चर्चाओं का आधार, इन तमाम चर्चाओं का सार 4 जून को सामने आ पाएगा, जब 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद मालूम चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसको जीत का सेहरा दिया और किसको हार चखनी पड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए G18 के साथ। नमस्कार। थैंक यू।